अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। आज जो है जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि रमज़ान जैसे ही ख़त्म होता है तो जितना भी डिसिप्लिन हमने किया होता है अपने आप को हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। ईद पे हम सोचते हैं कि बस अपने लापरवाही करनी है, जो मेडिसिन लेते हैं वो भी छोड़ देते हैं और ऐसे खाते हैं जैसे पहले कभी खाने का मौका ही नहीं मिला। और ऊपर से ये होता है कि इतना रश हो जाता है हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते। ईद की पूरी छुट्टियाँ मज़ीद बीमारी पैदा करके सारे के सारे लोग जो हैं वो अपने घर वालों को भी तंग करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं और जो पिम्स के वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन भी रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल ज़फ़र। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अब रमज़ान तो ख़त्म हो गया, रमज़ान हमें सिखाने बहुत कुछ आता है लेकिन हम सीखते नहीं। हम जैसे ही वापस आते हैं तो बैक टू अपनी ओरिजिनल फितरत पे आ जाते हैं और ईद पे बहुत ज़्यादा जो है कैजुअल्टीज़ होना शुरू हो जाती है इन चीज़ों के हवाले से। और सिर्फ ये नहीं, बहुत ज़्यादा लोग बीमार होने लगते हैं, किसी ने हार्ट की मेडिसिन छोड़ दी, किसी ने बहुत ज़्यादा खा लिया। तो इसके बारे में आप क्या लोगों को ताकीद करेंगे कि अपनी ईद ख़राब ना करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है। अभी तो खैर रमज़ान के बहुत आखिरी सातें हैं और बड़ी मुबारक सातें अभी मौजूद हैं। आज 27वीं रात भी है। तो वाकई रमज़ान जो है ना हमें दो डिसिप्लिन देता है, एक हमारी रूहानी तरबियत करता है और एक हमारी जिस्मानी तरबियत करता है। लेकिन बदकिस्मती से अब हम रमज़ान में भी जो है रूहानी और जिस्मानी तरबियत के बजाय हम जो है ना इसको पार्टी मोड में ले आए हैं। और गरीब बंदा जो सा है वो आपने देखा होगा कि उसकी पकोड़े की प्लेट के बगैर और रूह अफ़ज़ा के बगैर उसका रोज़ा नहीं खुलता। और इसी तरह सहरी पे भी उनकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। और अमीर बंदे तो जाके होटलों में जो यानी 100 डिशेस वाले खाना और अफ्तार करना। तो बेसिकली ये जो है ना फास्टिंग के बजाय ना फीस्टिंग हो गई है हमारे बिल्कुल लिए, सही कहा आपने। पार्टी बाजी शुरू हो गई है। तो इससे तो रमज़ान में भी वो मकसद हासिल नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रमज़ान में बाकायदा सादी ग़िज़ा खाते हैं और अपने ज़्यादातर तवज्जो अपनी इबादत पे रखते हैं, जिसके हमें हुक्म दिया गया है सारी चीज़ों का। तो उसके साथ जो है ना ज़िंदगी ये एक महीना बेसिकली तरबियत है 11 महीनों के लिए। और 11 महीनों में हमने उसी तरबियत के साथ चलना है ताकि हमारे अपने सारे मामलात उसी तरह रहें। अगर हम इस महीने में झूठ ना बोलें, ग़ीबत नहीं करने, तो बाकी दिनों में भी अल्लाह मौजूद हैं और उसके साथ हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और इसी तरह हमें खाने में भी अपना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह यहाँ पे गैप खाने में रखते हैं हम लोग, इसी तरह क्योंकि हमें एक अपने स्टोमिक को रेस्ट देना चाहिए ताकि स्टोमिक जो है और पूरे जिस्म का मेटाबॉलिज्म, लिवर को, किडनी को, हर चीज़ को रेस्ट मिलता है अगर हम गैप रखें। लेकिन हम तो खाने के ऊपर खाना खाते हैं और उसकी वजह से इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में, डायबिटीज़ जो शुगर का मर्ज़ है वो हर चौथे शख्स को शुगर है, हर पाँचवें शख्स को ब्लड प्रेशर है। 15 साल से उम्र के ऊपर बंदों को हर पाँचवें शख्स को पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों की वजह से हम गुर्दों की तकलीफ़ें इतना ज़्यादा देखना शुरू हो गए हैं। अब हर रोज़ मैं अपने क्लिनिक में 2-4 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हैं, जिनके कुछ ख़राब हो चुके हैं। और उसके बाद हार्ट की डिजीज़, अब ये हमने बहुत ज़्यादा इन दोनों बीमारियों की वजह से हार्ट अपने लोगों के ज़्यादा अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं। और उसके साथ फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से सब कोलेस्ट्रॉल भी शामिल हो जाता है इसमें। उसके साथ ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता और वर्स होती जा रही हैं। और एक जो सेहतमंद माशरा और सेहतमंद कौम होनी चाहिए, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि ये स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का भी महीना है और हमने फीस्टिंग की तरफ हम आ गए। एक तो जिस तरह हम खाना ओवर खा लेते हैं, उसी तरह हम क्योंकि इतनी ज़्यादा हमने अपने स्टैंडर्ड्स रेज कर लिए हैं ये वाले, तो हम मुस्तकिल तौर पे स्ट्रेस में भी रहते हैं और इसी स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों को सर दर्द भी, हाइपरटेंशन भी, डायबिटीज़ भी, सारा कुछ, IBS भी, ये सारा कुछ हो जाता है। तो थोड़ा सा आप ये बताएंगे सब लोगों को इस्लाम की रूह में भी कि एक्चुअली हमारे रिलीजन की ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे नमाज है, चाहे रोज़ा है, चाहे मयाना रवि से रहना है, ये बेसिकली हमारे ही हेल्थ के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली बिल्कुल। इसमें तो हर चीज़ जो सी है जो हमें 1400 साल पहले हमें ये मिल गया है, सारी चीज़ें ये हमारे लिए ही बनाया गया, यानी इसके साथ हमारा ही अपना ही फ़ायदा है। अगर जिस तरह हम वज़ू करते हैं, अगर सही तरीके से वज़ू करें, मसा करें और सब चीज़ें करें, उसी के साथ एक सुकून मिलता है। फिर हम लोग जो है ना नमाज को भी नमाज के जिस रूह के साथ पढ़ना चाहिए उस तरह नहीं पढ़ते। हमें नमाज के अंदर पता ही नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग कहीं और गए हुए होते हैं। अगर हम सही तरीके से अल्लाह से बातें करें और वो नमाज का तर्जुमा हमें आता हो और वो हो, तो उसमें एक अजीब सरूर मिलता है। और उसी तरीके से फिर उसके साथ जो है ना इंसान के जहन में ट्रंकुलिटी आती है, फिर कनात पसंदी आती है। जब कनात पसंदी आती है फिर ये दौड़ ख़त्म हो जाती है। इसी तरह हमारे बच्चों का भी ये बड़ा ज़रूरी है। बच्चे जो से हैं आजकल हर शख्स यानी दौड़ में लगा हुआ है, मैं दूसरे से आगे निकलूँ और मैं
ये हासिल कर लूँ, वो हासिल कर लूँ। हमारे ज़माने जब हम छोटे थे उस वक्त हम देखते थे हमारे बुज़ुर्ग बड़े कनात पसंद थे, बस थोड़े पे गुजारा कर लेना, और कोई इतना ज़्यादा लोगों को देख के या वो करके, उस वक्त भी लोग होते थे अमीर, लेकिन कभी ऐसा नहीं था। लेकिन अब हमारे में से कनात पसंदी और ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और इसमें मीडिया का और ये सोशल मीडिया और ये जो नेट और ये सब चीज़, इनसे बड़ा लोग इंस्पायर होते हैं, जो देखते हैं लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को, इसी तरह। और उससे जो है ना, एक बंदे में एक हिजान कैफियत पैदा होती, और ये हार्मोन तो रिलीज़ करते हैं, ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिससे डायबिटीज़ भी होती है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, फिर हेड एक्स और ये सारी चीज़ें, ये सारे गैस जो अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे देखिए वेस्ट में लोगों का इतना ज़्यादा रुझान हो गया, वो उसको योगा और मेडिटेशन कहते हैं, हालांकि हमारे लिए तो हर नमाज में यही योगा और यही मेडिटेशन है। और जो हरकत है, कहा जाता है कि अब जो सजदा है और जो रुकू है वो एक ऐसा पोस्चर है कि जिसमें आपकी सर्कुलेशन भी, आपकी हड्डियाँ भी, आपका दिमाग भी, सारा कुछ इन अलाइनमेंट हो जाता है। तो फिर हमारे लोग क्यों नहीं मूव करते? आप देखें, आप जब ईद की नमाज करने के लिए भी जाएंगे तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे होंगे। तो अगर उन्होंने शुरू से ये रखा होता तो आज के दिन उनको जाके योगा, मेडिटेशन, ये सब करने की जरूरत तो ना पड़ती है ना। बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। आप तो बिल्कुल मौलाना हजरात वाली बातें कर रही हैं। तो ये इसमें बिल्कुल जो है ना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज़ में एक हिकमत रखी हुई है, और अगर हम उनको वाकई सही स्पिरिट्स में फॉलो करें तो हमारे लिए ये इतने मसाइल कम हो सकते हैं। बिल्कुल हम लोगों के घुटने भी अपनी जगह कायम रह सकते हैं, और अगर हम उसी हिसाब से मस्जिद, तकरीबन मर्दों की तो कहते हैं नमाज आमतौर पर घर में किसी उज़र के बगैर घर में नहीं होती, मस्जिद का फासला तय करना, उसमें वॉक भी हो जाती है बंदे की, और सब चीज़ें इंसान की सोशल इंटरेक्शन भी हो जाती है। तो पहले एक कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी इस्लामाबाद से बोल रही हूँ मैम। जी बताइए, क्या पूछेंगे? जी मैम, मैंने डॉक्टर साहब से अपनी मदर के हवाले से क्वेश्चन पूछना है। जी जी। डॉक्टर साहब, मदर की एज 80 इयर्स है और डायबिटिक पेशेंट है, और डॉक्टर साहब 2 मंथ अगो उन्हें कार्डिक इशू भी हुआ। उनकी जो हार्ट की रेशो अब आई है, जो इको, वो 40% वर्किंग पे है, और डॉक्टर साहब जो उनके किडनीज है ना, वो शुगर की वजह से काफी खराब हो गए। तो वो जो GFR का टेस्ट है सर, वो आया 39%। तो मैंने क्वेश्चन ये पूछना है कि आया इस स्टेज पे उन्हें टैबलेट, डायबिटिक पेशेंट की वो जो है शुगर की टैबलेट्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि कई दफा उनकी शुगर लो भी गई है और अक्सर अब नॉर्मल लोगों की तरह ही रहने लगी है। तो इस हवाले से प्लीज गाइड कीजिएगा। जी कुछ पूछें? हाँ जी, इसमें आप बिल्कुल आपकी इसमें वही मैंने जो अभी बातें की है कि जिस तरह पेचीदगियाँ पैदा होती हैं शुगर की वजह से, तो इसमें किडनी पे भी असर पड़ गया। जब किडनी पे असर पड़ता है तो फिर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट, इंसान के अंदर जो दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और जब दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होती है, वो दवाई दी जाए तो वो जब ज़्यादा इंसुलिन खारिज करती है जिस्म से, तो एकदम हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होना शुरू हो जाती है, और कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आम तौर पे ये जो ये कम्प्लिकेशन और पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, तो इसमें आम तौर पे ये चीज़ें आती हैं कि इंसान की शुगर फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती है। जब शुगर फ्लक्चुएट करती है, उससे हार्ट पे और ज़्यादा असर पड़ता है, किडनी पे और ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो होती है वो गोलियों के बजाय इंसुलिन जो सी होती है वो बेस्ट ऑप्शन होती है, और इंसुलिन को मॉनिटर किया जा सकता है स्मॉल डोज में। अगर इंसुलिन अच्छे तरीके से कोई अच्छा फिजिशियन उनको दे तो उसके साथ ये चीज़ें बड़े आराम से कंट्रोल हो सकती हैं। ना पेशेंट की शुगर बहुत कम होगी और ना शुगर बहुत ज़्यादा जाएगी। लेकिन शुगर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और फ्लक्चुएशन, ऊपर नीचे शुगर होने से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा शुगर कभी ऊपर जाए, कभी 300 चली जाए, कभी 70 पे आ जाए, तो उसके साथ हार्ट पे ज़्यादा असरात, बुरे असरात पड़ते हैं, और हार्ट और ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा कुछ और गोलियां भी आई हैं ऐसी शक्ल में जो कि शुगर को कम नहीं करती, जो कि हार्ट पे भी अच्छे असरात हैं, जिसके किडनी पे भी अच्छे असरात हैं। आजकल लेटेस्ट मेडिसिन आई हैं, और मुंह के खाने के ज़रिए, तो वो भी दी जा सकती हैं ऐसे पेशेंट को। तो वो इस प्रोग्रेस को रोक देती है, हार्ट आगे बीमारी बढ़ने से रोक देती हैं, इस जगह पे रोक लेती हैं दवाई को। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये बहुत रुझान है कि लोग खुद ब खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हमने दवा रोक देनी है, और उसकी वजह से मजीद बीमार भी हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं शायद नज़ला ज़ुकाम है कि थोड़े दिन लो और फिर छोड़ दो। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी स्ट्रेस करिए कि ये डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, अगर दवाई डॉक्टर ने दी हुई है तो ये खुद से चेंज नहीं करनी और छोड़नी नहीं है। जी, मैं इसमें हमेशा मरीज़ों को यही कहता हूँ कि हमारी डॉक्टरी में ना शुगर का, ना ब्लड प्रेशर का, ना कोलेस्ट्रॉल का, ना यूरिक एसिड का हमारा क्योर नहीं है, कंट्रोल है। कंट्रोल, अगर दवाई खाएंगे तो कंट्रोल रहेगा,
अगर दवाई छोड़ देंगे तो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन वो कंट्रोल में रहे, जब तक दवाई का असर रहेगा, बॉडी में दवाई रहती है, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये दवाई हमने सारी ज़िंदगी खानी है, ये सारी ज़िंदगी की अंडरटेकिंग है। हो सकता है किसी और के पास ऐसा इलाज हो, लेकिन हमारी डॉक्टरी में तो इसका कोई क्योर नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो इन्होंने गुर्दों वाली बात की कि जीएफआर काफ़ी रिड्यूस्ड है, तो ये तो बहुत सारी कंडीशंस में जीएफआर रिड्यूस हो जाता है। तो अगर किसी की वाकई किडनीज कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं और उसका जीएफआर वाकई 30s के अंदर आ गया है, तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए उन लोगों, ऐसे लोगों को स्पेशली? ऐसे लोगों के लिए तो एक तो डाइट में जो है बड़ा ख्याल रखना चाहिए। दो चीज़ें रहेंगी, एक तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल उनको बहुत अच्छा रखना चाहिए, एक शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा रखना चाहिए, इससे वो प्रोग्रेस नहीं होगी बीमारी। उसके साथ डाइट में प्रोटीन्स, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेकिन थोड़ा बहुत प्रोटीन ले सकते हैं। और उसके अलावा कोई भी ऐसी यानी चीज़ जो इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा स्ट्रेस और इन सब चीज़ों के साथ भी जीएफआर पे असर पड़ सकता है। तो इसलिए उन चीज़ों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, और उसके साथ यानी कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी जिस तरीके से आजकल मौसम ज़रा बहुत चेंज हो रहा है, लोग एकदम कपड़े उतार देते हैं, वो कम कर देते हैं, और इसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, फ्लू के साथ एकदम नमूनिया, ऐसे लोगों को ओल्ड एज में उसके साथ ही प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, फिर एकदम किडनी फंक्शन और कम हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना ज़रूरी है। और स्पेशली जब ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं कि एनुअल वैक्सीनेशन करवाएं, फ्लू की वैक्सीनेशन, नमूनिया की वैक्सीनेशन, ताकि उनको ये फ्लू नमूनिया वगैरह बार बार ना हो, जिससे ये चीज़ें ज़्यादा कम। बिल्कुल। अब अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी, किसने कॉल किया है और कहाँ से कॉल किया है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? जी मैम, शफकत अली तलकम से। जी बताइए शफकत अली साहब, क्या पूछेंगे आज आप? मैम, मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा ताया हुआ ना, जब वो खाना खाते हैं या रोज़ अफ्तार करें तो उसके बाद उनकी जो सोजिश हो जाती है। अच्छा, कहाँ पे होती है सोजिश? पेट में। अच्छा, ठीक है। बस यही है सवाल, कोई दर्द भी होता है साथ? जी सर मैम, दर्द भी होता है। अच्छा, उल्टी वगैरह तो नहीं आती? नहीं, उल्टी नहीं आती। अच्छा, रोजे रख रहे हैं बाकायदा वो? जी, रोजे रख रहे हैं बाकायदा। अच्छा, तो अफ्तार आपकी कैसी होती है? वो जो पकौड़ों की प्लेट भरी होती है या? जी जी, पकौड़े भी होते हैं, समोसे भी होते हैं और फ्रूट चाट भी होती है। और देखें आप इस चीज़ में जो है ना, फूड को डिसिप्लिन लेके आए। अगर उनका ये जो सी सारी चीज़ें ना, मैदे की, एक सारा दिन मैदा खाली रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड बन रहा होता है, जब एकदम उसको खाना मिलता है तो बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, और उसके साथ ही ना एसिड। असल में ना उनको शुगर है ना, तो उनकी शुगर कभी हाई हो जाती है ना, इस वजह से वो। जी, शुगर हाई हो तो डेफिनेटली वो भी खाने को अगर डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो उनके लिए बेस्ट तो ये है कि थोड़ी सी फ्रूट चाट तो आप ले सकते हैं। और लेकिन उसमें भी हमारे यहाँ जो फ्रूट चाट बनती है उसको बहुत एनरिच कर लिया जाता है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, क्रीम्स और इस किस्म की चीज़ें डाली जाती हैं, जूसेस वगैरह। तो सादी फ्रूट चाट 1 कप ले सकते हैं, 2 खजूरें खा सकते हैं वो, और उसके अलावा बाकी ये पकौड़े वगैरह, समोसे, रोल्स, ये चीज़ें उन लोगों को उनको ना दें। और उसके अलावा कुछ मैदे की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि उसके जस्ट अफ्तारी के साथ ही दी जा सकती हैं, जिससे एकदम ये जो है मैदे में जो सी है जो एसिडिटी और गैसेस होती हैं ये कम हो जाती हैं। तो और उसके अलावा बेहतर है कि सौंफ और इलायची का इस्तेमाल करना, ये इनके लिए, अजवाइन, पुदीना, ये देसी टोटके जो है ना, ये काफ़ी हेल्प करते हैं ऐसे। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो हम डाइट की बात करते हैं, जैसे जो तलबीना का जिक्र है वो उसके ऊपर, और ये जो आपने जैसे थोड़ी देर पहले आप मेंशन करे थे इसबगोल के छिलके का, तो ये इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बताइए कि किस तरह खजूर जो है वो हमारी निमकियात को फ़ौरन पूरा कर देता है, और अगर हम ये खाते हैं, तलबीना खाते हैं, तो किस तरह में कब्ज़ वगैरह नहीं होता और वेट गेन भी नहीं होता, तो इनके ऊपर ज़रूर बात कीजिए। खजूर के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यही है कि खजूर बेहतरीन सहरी है, और अफ्तारी में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर से अफ्तार किया करते थे। और मैंने सऊदी अरब में देखा है, हरम में जब भी अफ्तारी होती है ज़्यादातर यानी मैंने देखा लोग खजूरों से ही वो करते हैं, और उसके अलावा गावा या थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ होती है, जिस तरह के हमारे ये बहुत हैवी चीज़ें होती हैं, यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। नहीं, तली हुई तो बिल्कुल भी नहीं होती जी। और खजूर में डेफिनेटली अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं कि न्यूट्रिशन भी है, और उसके साथ उसमें जो से है ना जितनी नमकियात और हर चीज़ मौजूद है जो कि इंसान के जिस्म की एनर्जी को पूरा कर देती हैं, और इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और डिलेड सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। बाकी ये तलबीना और ये जो है इसबगोल, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाउल को रेगुलेट करती हैं। लेकिन मैं वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो करूँगा कि हमें अपना डाइटरी डिसिप्लिन ज़्यादा बेहतर करना है। ये चीज़ें सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे, बार बार खाएंगे
और अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे तो उसके साथ जो सी है ना हमें ये प्रॉब्लम फिर भी पेश आती रहेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इन डॉक्टर साहब एक सवाल आ रहा है कि जो डायबिटिक्स हैं वो कितनी कोई खजूरें खा सकते हैं सेफली एक दिन में? जी हाँ, अगर तो कोई बहुत बड़ी खजूर है तो वो एक ही खाएं एक वक्त में, और दूसरे वक्त में सुबह भी खा सकते हैं। लेकिन अगर छोटी खजूरें हैं तो 2 से 3 तक भी खा सकते हैं। जिस तरह अजवा होती हैं छोटी साइज़ की होती हैं, वो 2 से 3 खजूरें आराम से खा सकते हैं, कुछ ऐसे मसला नहीं है। तो बेसिकली ओवर ईटिंग को नहीं करना, उसको डिसिप्लिन करना है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है, तो हमारे रिलीजन में ये भी है कि जैसे ही आप खाना खाएं, एक तो आप थोड़ा सा हिस्सा रख के, भूख का हिस्सा रख के खाएं, और दूसरा उसके बाद चहलकदमी करें। एटलीस्ट 240 कदम है, कुछ है कि आपने वो करना है। तो क्यों हमारे यहाँ लोग खाते ही सो जाते हैं और फिर उनको बदहजमी होती है, फिर वो एक के बाद एक ओमेप्रोजोल खाना शुरू हो जाते हैं? तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा, और जैसे आपने पहले कहा कि नमाज के लिए चल के जाएं और वापस आए और फिर उसको पूरा खड़े होके पढ़ें, तो इसके ऊपर बताइए कि एक्सरसाइज का कोई कॉस्मेटिक रोल नहीं है बल्कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है? बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं तो अब आजकल मैं जो मस्जिद में देखता हूँ कि मगरिब की नमाज में लोग इतना ओवर ईटिंग करके आते हैं, क्योंकि 15 मिनट के बाद मगरिब की नमाज, और मस्जिद में जब लोग सिजदे से उठते हैं ना, हर शख्स खांस रहा होता है। यानी ऐसा रिगर्जिटेशन और वो सब चीज़ें होती है, वो गैसेस सी बनती हैं कि हर, मैंने देखा बहुत ज़्यादा, यानी एक कोर्स में लोग खांस रहे होते हैं। तो ये जो है ना बेसिकली हमारा वही है कि हम लोग जब खाना लगते हैं ना तो हम आसरा नहीं करते। और रियली मैं जिस मरीज़ से पूछता हूँ वो कहते हैं जी पकौड़े के बारे में कोई बात ना करें, पकौड़ा हमें जितना मिलेगा हम खाएंगे उतना पकौड़ा। तो ये चीज़ें जो सी हैं ना, जब तक हम नहीं करेंगे अब तो उस वक्त तक ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। बाकी पैदल चलना और उसके अलावा डेली वॉक करनी। अब हम रमज़ान शरीफ में लोगों को कहते हैं कि जो अगर नॉर्मल रूटीन में वॉक कर रहे हैं, अगर वो तरावी पढ़ रहे हैं तो उनको वॉक करने की ज़रूरत नहीं। तरावी 20 तरावी उठक बैठक के साथ बड़ी अच्छी उनकी एक एक्सरसाइज हो जाती है। और उसके अलावा वैसे भी थोड़ी बहुत वो वॉक करना तो डे टाइम में तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर वो तरावी नहीं पढ़ते तो खाने के बाद 2 घंटा 1 घंटे के बाद इमीडिएटली फ़ौरन खाने के बाद हम आमतौर पर एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करते, छोटी मोटी वॉक कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी, कौन कॉल कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, कॉलर की जानिब हैं हम। अच्छा, मेरा ख्याल है कॉल जो है वो हमारी ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ये भी बताइए हमें कि बच्चों की तरबियत के हवाले से, कि जो बच्चों को आपने तरबियत देनी है बचपन से, उनको कैसे डिसिप्लिन करना है ताकि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ भी सही हो, और वो भी जब ग्रो अप करें तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एंग्री किस्म के, इरिटेटेड, एजिटेटेड किस्म के इंडिविजुअल्स ना बने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें मैं वही कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना, ये जो एडवर्टाइजमेंट और जंक फूड के बारे की जो हो रही हैं, ये 4 चीज़ों को मैं कहता हूँ वाइट पॉइजन है। एक नमक, एक चीनी, एक मैदा और एक चावल, ये वाइट पॉइजन है। अब एक बर्गर आप खाते हैं तो उसमें नमक भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मैदा भी होता है, और उसके साथ जो है ना ये अपना अगर आप वैसे राइस की प्लेट खाते हैं तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो सी है ना। ये अगर बच्चों को बचपन से ही हम हेल्दी उस पर जा देंगे। मैं अपने बच्चों की मिसाल देता हूँ कि शुरू में हमारे बच्चों का हमें कुछ इतना, मैं खैर बिजी रहता था अपनी प्रैक्टिस में, इतना आइडिया नहीं था। तो 2 बच्चे मेरे जो पहले हैं उनको हमने ज़्यादा फ्रूट्स और सैलड पे नहीं डाला। अच्छा। वो अभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, एंड दे आर फाउंड ऑफ अनहेल्दी फूड और ये सब बर्गर। लेकिन उसके बाद हमें बाद में एहसास हुआ कि नहीं, हमें ये करना चाहिए। तो नेक्स्ट 2 बच्चे जो से हैं वो कम अज़ कम ये सब चीज़ें जो हमसे फ्रूट उनके सामने रखा जाए तो खा लेते हैं। और आजकल बच्चों में फ्रूट और सैलड खाने की आदतें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ जो आपने बताया कि ज़हनी हिजान और ये सब चीज़ें, इसका मैं वही बता रहा हूँ कि जब तक हम मज़हब से नहीं जुड़ेंगे उस वक्त तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हमें 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज के लिए कहना चाहिए, 10 साल की उम्र में कहते हैं सख्ती भी करनी चाहिए उन पर, ताकि वो उनको नमाज की आदत पड़े। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें जो सी हैं नापेद होती जा रही हैं कि जी बच्चे को कुछ नहीं कहना। टीचरों को भी कहा गया कि जी बच्चों को कुछ नहीं कहना, केस हो जाएगा टीचर पे। तो अब जो है ना मामले बहुत ज़्यादा जो है ना, उन लोगों ने जो हमारे पे डिक्टेट की है ना चीज़ें, उससे हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हट गए हैं, मेन स्ट्रीम लाइन से हट गए हैं। मैं बिलीव मी कि अभी भी आप किसी मदरसे में जाएं ना तो वो बच्चे जो है ना, मदरसे के बच्चे, वो इतने बेचारे तरबियत याफ्ता बच्चे होते हैं, वो आपकी चप्पल उठा के लेके जाएंगे, आपको इतना रिस्पेक्ट देंगे, इतने अच्छे तरीके से वो करते हैं, वो भी एक तरबियत है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो वेस्टर्न तरबियत है, असल में डॉक्टर साहब एक और बात भी है ना कि बहुत ज़्यादा हम लोग इसके भी आदी हो गए हैं कि कोई भी खबर जो बुरी या होती है उसको हम ज़्यादा उछालते हैं, और स्पेशली इससे रिलेटेड हो तो उसको उछाल के हम समझते हैं कोई बहुत ही अच्छा काम हमने किया। एक कॉलर की जानिब बढ़ते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली उसको टीवी को बंद करके आप कॉल करेंगी।
नहीं जी मैं वहाँ फोन कर सकती। नहीं, इनकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इनको चलें, इनको आउट कर। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि ये हम लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी आ गई है, हम अपने बारे में अपने मज़हब से भी शर्मिंदा हैं, हमें बहुत शर्म आती है किसी को। मतलब देखिए आप जो भी बाकी मज़हब के लोग हैं वो कितने फ़ख्र से अपने मज़हब के बारे में पोर्ट्रे करते हैं। अभी आपने खुद देखा होगा कि इन लोगों ने कहा कितने फ़ख्र से वो किया, लेकिन हम क्यों इस तरह से हैं? हमारे अंदर ये जो एहसास कमतरी है, ये सारी हमारी जहनी और रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का जो है वो जड़ है। तो इसके ऊपर ज़रूर आप रोशनी डालिए। बिल्कुल, ये तो 100% ठीक बात है। इसमें बस वही है कि हम लोगों को दीन से जुड़ना पड़ेगा और हमें अपनी जो सी है ना नस्लों को, और ख़ासकर माओं का बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि माँ ज़्यादातर बच्चे के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। बाप तो बाहर निकल जाता है, अब तो खैर ख़वातीन भी वर्किंग हो गई हैं, लेकिन माओं का जो है ना अभी भी बच्चे की तरबियत में बड़ा रोल है। तो कहते हैं कि जब स्पेन का जो है ना, स्पेन में जब मुसलमान अरूज पे थे और हम सुपर पावर थे, उस वक्त कहते हैं कि बादशाह ने ऐलान किया कि मैंने अपने बेटे का निकाह करना है, तो मुझे जिन लोगों के घर में हाफज लड़कियां हैं वो अपने घर के बालकोनियों में चिराग जला दें। पूरा स्पेन कहते जगमगा गया था, सारे स्पेन में हर लड़की ने हिफ्स किया हुआ था। और उसके बाद कहते हैं उन्होंने उसको ज़रा क्राइटेरिया को और सख्त करने के लिए कहा कि जिनको हदीस हिफ्स है, वो 7 हदीसों की किताब अगर जिनको हिफ्स है वो अपना अब चिराग जलाएं। तो कहते वो थोड़ा सा कम था, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा। जब कुरान और हदीस के साथ बंदे का ताल्लुक जुड़ जाता है ना, तो फिर उस वक्त मुसलमान सुपर पावर बनते हैं। उस वक्त माएँ तरबियत ऐसी करती हैं, फिर खालिद बिन वलीद पैदा होते हैं और फिर ऐसे लोग पैदा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हम लोग ये भी करते हैं ना। अच्छा, कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं सायरा बात कर रही हूँ अरीपुर से। जी पूछिए, क्या पूछेंगी आप? डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब रहता है ना। अच्छा, हाँ जी। क्या? ये रमजान से पहले क्या मोशन के लगते हैं? नहीं, मोशन बदहजमी सी होती है ना, बार बार दिन में जब भी छोटा पेशाब करते हूँ तो साथ में बदहजमी सी होती है। अच्छा, बदहजमी होती है। तो कितनी दफ़ा दिन में आपको जाना पड़ता है टॉयलेट? ये 2-3 दफा दिन में, रात को भी होता है। अच्छा, 3-4 दफा रात को भी होता है। और उसमें कोई ब्लड या कोई साथ कोई लेस वगैरह तो नहीं होती? ओके, आ गए। अब बोलिए। मैंने कहा कोई उसमें लेस वगैरह तो नहीं होती पखाने में, कोई खून या लेस वगैरह? नहीं, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप तो मैं इनको बता देता हूँ। बिल्कुल। हाँ, इसमें मेरा ख्याल यही है कि आपके कोई आंतों में ना कोई इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन कुछ बात ये क्रॉनिक चल रही होती हैं, जो कि कुछ लंबे अरसे से चल रही होती हैं। तो इसमें बाकायदा उसके लिए ना कुछ दवाएं यूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं आपको फ़िलहाल आपको यही कहूँगा कि आप तो एक ये इसबगोल जो सादा सा टोटका है ना, ये इसबगोल का छिलका रात को पानी में डाल के ना 2 चम्मच इसके पिया करें। और उसके अलावा जो सी है ना, जितनी भी बादी चीज़ें हैं, कोई बड़ा गोश्त, माश की दाल, गोभी वगैरह, इस किस्म की चीज़ों से अवॉइड करें। और उसके बाद अगर ना ठीक हो तो फिर आपको एक दफ़ा अपने किसी करीबी मुआलिज को दिखा के अपना कोई अल्ट्रासाउंड या कुछ और टेस्ट करवा के उसके मुताबिक फिर अपनी दवाओं को सेट करना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने मैदे की बात कर ली। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि वैसे तो सफाई निस्फ़ ईमान है और एक मुसलमान की पहचान भी सफाई से होनी चाहिए, और वेस्ट ने नहाना धोना भी हमसे सीखा और 5 वक्त हमें वज़ू भी है। लेकिन हम क्यों इतने गंदे हैं? हमारा मुल्क भी सबसे गंदा है, हम खुद भी इतने गंदे हैं, और इस गंदगी की वजह से हमारा इन्फेक्शन रेट भी सबसे हाईएस्ट इन्फेक्शन रेट है। और हमारे पास ही जो बीमारियाँ हैं वो ऐसी ऐसी बीमारियाँ जो सिर्फ गंदगी और इन्फेक्शन से जुड़ी हुई हैं, और हम कूड़ा भी फेंक देते हैं बाहर, और नाले भी खुले हैं हमारे। तो इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिए। बिल्कुल, इसमें तरबियत की कमी है। आप देखें हमारे इतने चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स। कभी पहले किसी ज़माने में ये टीवी पीटीवी पे भी मैं देखता था कि आता था कि किसी बंदे ने वो एक बाकायदा वो आता था कि जी बंदे ने किसी ने ज़मीन पे फेंक दिया शॉपर बैग, तो वो एक बंदा दूसरा आता था, वो उठा के उसमें डालता था डस्टबिन में। लेकिन अब वो तरबियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब तो आप देखें कि V8 गाड़ी में जाएंगे, थोड़ी देर बाद पीछे से देखेंगे तो वो बाहर फेंकते हैं उठा के, वो अपना उसका जो भी जूस का डब्बा होता है। तो ये सारी तरबियत है। ये तरबियत बचपन से शुरू होती है, और ये यानी जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है, नर्सरी से वहाँ से शुरू होती है। अभी भी वो मेरी बेटी स्वीडन में होती है, वो वहाँ पे बच्चे उसके जो जाते हैं, सबसे पहले कहते हैं बच्चों का वहाँ पे जब
वो टाइम होता है, फ्रूट टाइम होता है, टीचर फ्रूट काट के देती है, उसके बाद फिर कहते हैं जी अब ये डस्टर पकड़ें और सफाई करें। उनको ये चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं और ये जब बचपन से सिखाई जाती हैं फिर ये माइंड के ब्रेन के सलसाए में बैठ जाती हैं। फिर बंदा जो है ना गलत वो नहीं कर सकता, फिर उसको करना पड़ता है हर हाल में। तो वो जो है ना जब तक हम अपने एक पूरे माशरे में ये तरबियत का पहलू नहीं लेके आएंगे, और उसके लिए हमारे बड़ों को भी, हमें छोटों को भी, सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। और ये जो है ना हमें अपनी ये सियासतें और ये जो है ना लड़ाइयाँ खत्म करनी को पीछे रखना पड़ेगा। जी कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बिलाल बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी बिलाल साहब, क्या पूछेंगे आप? डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना था कि मेरी एज जो है ना वो तकरीबन 29 है, तो लोअर बैक पेन हो रही है तकरीबन 2-3 साल से, उसके बारे में पूछना। अच्छा, आपको झुकने में भी कोई मसला होता है? नहीं, झुकने में नहीं मसला होता। अच्छा। झुक जाता हूँ तो अच्छा। कभी ये तेज हो जाती है, कभी ऐसा हो जाती है, और कभी रिलीफ मिल जाता है तो दरमियान में। अच्छा, तो आपकी काम की नौयत कैसी है जी? आपका टेबल का काम है या कोई मुशक्कत वाला काम? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, बैठने वाला भी नहीं है ज्यादा। अच्छा, ये जो है ना जी, ये जो क्रोनिक बैक एक्स होते हैं ना, जो इसमें दवाओं का रोल बहुत कम होता है। इसमें आप ना फिजियोथेरापी जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको यूट्यूब पे जाके ना ये बैक की फिजियोथेरापी के बारे में यूट्यूब में से देखें और उसको जनाब फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। उसके साथ में ये बैक के स्पाइन जो है ना, ये 31 जो वर्टिब्रा होते हैं, ये एक के ऊपर दूसरे वर्टिब्रा मोहरे पड़े होते हैं और इनको पट्टे सपोर्ट करते हैं। जब पट्टे वीक हो जाते हैं तो उसमें सोजिश हो जाती है, तो उसके साथ इस किस्म के ये क्रॉनिक जो से बैक एक चलते रहते हैं। तो उसमें एक तो पोस्चर, जब बैठना है तो स्ट्रेट बैक के साथ बैठना है, टेढ़ा होकर नहीं बैठना, झुक के नहीं बैठना, और झुक के कोई काम नहीं करना, ज़्यादा झुक के कोई वज़न नहीं उठाना। वज़न उठाना तो नीचे बैठ के वज़न उठाना चाहिए ताकि बैक पे स्ट्रेन ना पड़े इन पट्टों पे। और दूसरी चीज़, इसके लिए फिजियो जो सी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मैंने अक्सर देखा है कि अब हम लोग दूध वगैरह से दूध बढ़ गए, ये दूध जो है ना इसमें विटामिन डी और कैल्शियम इस किस्म की चीज़ें होती हैं जिसके साथ उन पट्टों को ताकत मिलती है और हड्डियों को ताकत मिलती है। तो ये जो है ना दूध का इस्तेमाल और इसके साथ ये फिजियो, ये सबसे अहम चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात भी बताइए, बहुत सारे लोग जैसे ही रोज़ा खोलते हैं तो जाके सिगरेट जला लेते हैं। सिगरेट हो गया आजकल तो वो तो कलरफुल पैकेट भी बड़े ग्लैमरस हैं और तरह तरह की मंशियात की तरफ भी लोग बहुत ज़्यादा आ गए। जी कॉलर की जाने पहले बढ़ जाते हैं फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी हम कॉलर के साथ हैं, आप कौन बोल रही हैं या बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो इसके ऊपर भी स्ट्रेस कीजिए कि कितना ज़्यादा हमारे उसमें मना है किसी भी किस्म का नशा करना, किसी की चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना और फिर उस पर पैसे ज़ाया करना और अपना भी पूरा माशरे का जो किस तरह से डिग्रेडेशन है इसमें। मैं इसमें भी यही कहूँगा कि ये भी माशरे की एक डिटेरिएशन और जो सी है ना वो हमारी तरबियत की कमी है, और वो जो माशरे में एक हिजान की कैफियत है और जो एक स्ट्रेस और जो एक कंपटीशन की कैफियत है उसके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं। मैं अपने मरीज़ों को यही कहता हूँ कि यार अगर आप 12 घंटे तक सिगरेट छोड़ सकते हैं तो वाई नॉट आप ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दें। 12 घंटे भी तो आप गुजारा करते हैं और बड़े आराम से गुजारा करते हैं, कोई मसला नहीं होता। और कई लोग रमज़ान शरीफ में, मैं बल्कि रमज़ान से 2-3 महीने पहले इनको कहना शुरू कर देता हूँ कि जी आपने ऐसा ऐसा कम करने हैं, रमज़ान में आपने इस दफ़ा आपने सिगरेट छोड़ देने, और कई लोग छोड़ भी देते हैं। तो उसके साथ वाकई ये बात है कि ये जो दूसरे मनशियात वगैरह अब इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, स्पेशली मैंने देखा ये है कि सुना है लोगों से कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में यंग लॉट जो सी है ना वो इसके बहुत पीछे पड़ गई है। तो बेसिकली जो है ना इसके पीछे वही सारा जो है ना हमारा जो है ना बच्चों की जो तरबियत वाला आंसर है ना वो बहुत फुकदान है। उसको बच्चों को इसके बुरे असरात नहीं बताए जाते कि इसके साथ बाद में क्या हो सकता है, डिपेंडेंस के साथ, एडिक्शन के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब तो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा सिर्फ सिगरेट पिए तो कहते हैं ये पप्पू है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक कॉलर लेते हैं और इसके ऊपर पीयर प्रेशर पर ज़रूर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ये हमारी बहुत रेगुलर कॉलर है, क्या पूछेंगी आज आप? मैं यही पूछती हूँ, मैंने कहा डॉक्टर साहब वाली बात के ये आप आलिम बन गई, ये असर तो रहेगा रमजान का बातों में थोड़ा सा? नहीं अल्लाह करे बाद में भी रहे हम सब पे यही असर। आमीन आमीन। तो डॉक्टर साहब से पूछना था, मैंने कहा ये अब पता नहीं वहम है या क्या है, लेकिन चंद खजूरें ज्यादा को खा लेना तो मुंह में थोड़ा मुंह फूल जाता है, छाले से हो जाते हैं। तो ये किस चीज से, मतलब दूध पी या कुछ उससे कुछ ठीक होगा या किस तरह होगा? जरा 5-6 खजूर खा लें तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। हाँ इसमें नहीं, मेरा ख्याल है खजूर के साथ वही बात है, खजूर के साथ जो चीज़ें हम और खाते हैं ना
लवाजमात वो छाले उनसे पड़ते हैं क्योंकि उसके साथ मैदे की एसिडिटी और उसके साथ ये छाले वगैरह पड़ते हैं। 3 4 5 खजूरें अगर नॉर्मल हेल्दी बंदा है वो खा सकता है, उसमें कोई ऐसा होना नहीं चाहिए उसके साथ। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके लिए मेरा दूसरी चीज़ यही है कि आई थिंक मसवाक जो सी है ना, मैंने देखा है कि मसवाक अगर बहुत रेगुलर इस्तेमाल किया जाए ना तो उससे ये जो सी है ना मुँह की काफ़ी ये चीज़ें छाले और ये सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और कभी छाले वगैरह अगर हो जाएं तो बाद का कुछ शहद थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखें। मैंने देखा कि अगर 1 चम्मच शहद ले लेना वैसे ही आप चूस लें तो उसके साथ भी ये काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात भी बताएं कि ये जो दिल की बेचैनी होती है, बहुत सारे लोगों को आजकल दिल की बेचैनी होती है और उसका रीज़न कोई थायराइड की ज़्यादती भी नहीं है और भी नहीं है, एंग्जाइटी है। और वो एंग्जाइटी इसलिए है कि वो बज़ाहिर तौर पे तो मुसलमान दिखाई देते हैं और कहते हैं कि हमने कुरान भी पढ़ा हुआ है और हिफ्ज़ भी किया हुआ है, लेकिन वो लोगों का हक मारते हैं, उनके पीछे उनका हक छीनते हैं और इस तरह की गलत हरकत में होते हैं। तो ऐसे इसकी वजह से जो पैदा होने वाली एंग्जाइटी है, इसके ऊपर भी बात करें कि हमें समझना भी होता है, सिर्फ दीनदार दिखना नहीं होता बल्कि अपने रोज़ाना के अमाल में उसको प्रैक्टिस भी करना होता है। स्पेशली किसी का हक नहीं मारना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुरान पाक में तो बहुत जगह जगह है कि ये हमारे यहाँ तो बच्चियों की मिरास खा जाना, लड़कियों को हिस्सा ना देना, उसके बाद लोगों का, अब तो मैंने देखा कि हमारे बिजनेस में भी मैंने देखा है लोग एक दूसरे का इतना ज़्यादा जो सा है ना पैसा मारना, में, नौकरी में हर जगह हक मारना जो सा है ना वो एक रूटीन बन गया। तो ये वही बात है कि जब अगर हम कुरान को सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दें और हमें आखिरत का वो होना, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें आखिरत की वो नहीं है कि आखिरत है या नहीं है, बस एक वेग सा आइडिया कि हो सकता हो। लेकिन अगर हमें ये पता चल रहा है कि दोज़ख और जन्नत है और दोज़ख जो सी है आग उसकी दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है, तो फिर दुनिया की आग पे 1 मिनट तक बंदा या 5 सेकंड भी बंदा हाथ नहीं रख सकता है उंगली, तो फिर आखिरत की आग किस तरह बर्दाश्त करेगा। बस अगर ये जहन में सोचें आ जाएँ तो फिर बंदा कुछ भी नहीं, यानी गलत काम सोचेगा भी नहीं। और फिर उसके बाद यही झूठ बोलना, गीबत करना। अब गीबत जो सी है ना, गीबत की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी शख्स में बुराई मौजूद हो, उसकी पीठ पीछे की जाए और उसको बुरी लगे, तो ये गीबत है। अगर उसमें नहीं है तो वो ये बहतान है। अगर उसके पीठ पीछे तो हम कितने हर वक्त ही गीबत के चक्कर में होते हैं, हर बंदे के खिलाफ पीछे से बातें कर रहे होते हैं, चाहे उसमें हो या ना हो। तो ये हमें इस माशरे को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सारे दीनी असूलों पे आना पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिगर के मसाइल के हवाले से भी बात करते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे पास हेपेटाइटिस सी है और ये फैलता भी है डिफरेंट तरीक़ों से, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करें कि लोग स्पेशली जैसे हजाम वगैरह, आप सब लोग हजामत कराने जाएंगे, पार्लर भी चले जाएंगे, तो ये फैलता जो है इसके उसको कैसे रोकना है और क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं? नहीं, वही बात है कि लोगों को, मैंने तो अब देखा सड़कों पर लोग अपनी शेव करा रहे होते हैं बैठे, वो एक लोगों ने एक कुर्सी रख ली होती है, सामने शीशा रख के शेव करा रहे होते हैं। मुझे तो उस वक्त देख के इतना खौफ आता है। इसी तरह आप अगर राजा बाज़ार में चले जाएँ, वहाँ सड़क पे बैठे लोगों को डेंटल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं लोगों का। तो ये सब चीज़ें जो सी हैं ना, ये डायरेक्ट, अगर डिस्पोजेबल चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। इवन मेकअप वगैरह में भी और हजामे वगैरह में भी इसका कोई ऐसा वो नहीं है। कपिंग वगैरह की जा सकती है, लेकिन अगर ब्लेड्स वगैरह और ब्लेड्स भी अगर डिस्पोजेबल हैं तो ठीक है। और इसी तरह ये अब वो पहले बार्बर हमेशा जो है ना वो ब्रश इस्तेमाल करते थे शेव करने के लिए, तो अब लोगों ने क्रीम्स वगैरह रख ली हैं। तो अगर वो सब चीज़ें ऐसी हों कि जिसमें एक, यानी ये बेसिकली उन चीज़ों से एक बंदे को, अगर फ़र्ज़ करें आपने ब्लेड यूज़ किया और उसको हेपेटाइटिस सी है, तो वो जो है ब्लेड अगर दूसरे बंदे को यूज़ कर लें या वो ब्रश दूसरे बंदे को यूज़ कर लें, तो उसमें अगर ज़रा सा कट लग गया तो उसके साथ वो जाने का होता है। बिल्कुल ठीक है। कॉलर की जाने बढ़ते हैं जी। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हम कॉलर की तरफ हैं। आज हमारे कॉलर्स, पहले आप अपना टीवी बंद कर दीजिए और उसके बाद प्लीज पूछिए सवाल अपना। क्या सवाल पूछेंगे आप? ओके, फिर ड्रॉप हो गए। अच्छा, थोड़ा सा हम आ जाते हैं सांस के मसलों के हवाले से भी, क्योंकि जैसे आप शुरू में कह रहे थे कि कॉम्प्लिकेट होकर निमोनिया होने का भी डर होता है और जिस तरह अब गर्मियाँ आने लगी हैं तो बहुत सारी एलर्जीज भी हो जाएंगी और वो सब, और फ़ौरन ट्रांजिशन में पता नहीं चलता, रातें ठंडी हैं सुबह गर्म है। तो इस गर्म सर्द को अवॉइड करना और सांस के मसाइल के लिए क्या कुछ करना चाहिए? एक तो आजकल जो है ना पोलन सीजन शुरू हुआ हुआ है और आजकल जो है ना पोलन एलर्जी काफ़ी लोगों को, अब तो वैसे कुछ मलबरी वगैरह, पेपर मलबरी काफ़ी काट दिया गया है, कम होती है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इतनी शदीद होती है कि वो शहर छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं।
तो उसमें एक तो शुरू में ही पहले से ही प्रिवेंशन करनी चाहिए कि मास्क वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, जब वज़ू करें खूब अच्छी तरह नाक के अंदर, ताकि वो पोलन वगैरह जो है ज़रा थोड़ा सा वॉश आउट हो जाए। और इसके अलावा अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए ताकि वो पोलन जो है ज़्यादा अपने अंदर ना आए, जिसकी वजह से जो सी एलर्जी, और फिर उसके बाद जो भी इन्हेलर्स वगैरह वो सब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो सी है आम जो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, आजकल फ्लू वगैरह बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने बताया कि हम लोग थोड़ा सा भी ये नहीं बर्दाश्त नहीं करते कि गर्मी है चलो कोई बात नहीं कुछ बर्दाश्त कर लें, हमने फ़ौरन अपने वो पंखे भी चला लेने और सब कुछ कर लेना, तो उसके साथ फिर जो है ना इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है। फिर आजकल ठंडी चीज़ें जब एकदम रोज़ा खोलते हैं तो एकदम ठंडा पानी पीना, उससे जो है म्यूकस जो सी है हमारी डैमेज हो जाती है और उसके साथ जो है ना इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को अपने उसमें डाइट में भी डिसिप्लिन रखना है। उसके बाद ये एसिडिटी जो सी होती है, रिफ्लक्स कहते हैं इसको, कि एसिड ऊपर आके ना ये सांस की नालियों में चला जाता है, उसके साथ भी खांसी, उसके साथ भी छोटे छोटे नमूनियाज भी हो सकते हैं, और ये सब चीज़ें जो सी फर्दर क्रॉनिक खांसी की तरफ बंदा चला जाता है। ठीक है, अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या पूछेंगे? जी पूछिए, क्या पूछेंगे आप? मेरे मुंह पे दाने बहुत ज्यादा हैं और इनके दाग बन जाते हैं फिर। अच्छा, आपकी उम्र बता दें। मेरी उम्र 18 ईयर है। 18 इयर्स, अच्छा, थैंक यू। वैसे डॉक्टर साहब के बोलने से पहले भी बोल देती हूँ कि 18 साल में दाने होते हैं, बड़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन डॉक्टर साहब से भी पूछ लेते हैं, फिर मैं आपको भी ये आपका फील्ड है, मेरा ख्याल है आप ही बता दें। अच्छा देखिए, ये दाने होते हैं, एक तो आप भी पकोड़े वगैरह ऑयली चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, दूसरे नंबर पे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और फ्रूट खाएं, जैसे उन्होंने कहा ना फ्रूट को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में खाएं। अगर आप वॉश वगैरह की तरफ जाती हैं तो कोई भी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड वॉश जो है वो यूज़ कर सकती हैं। जेल की तरफ जाती हैं तो क्लिंडामाइसिन लगा लें, और रात के वक्त जो है आप थोड़ा बहुत एज़ेलाइक एसिड की क्रीम लगा सकती है। ये जो आइसोटी रेटिनॉइड्स खाने वाले होते हैं, प्लीज इसकी तरफ नहीं जाना, बहुत एग्रेसिव पील्स वगैरह की तरफ नहीं जाना, तो आपके दाने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी, अगले अच्छा, ये भी एक चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक कंसर्न्स भी हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉस्मेटिक कंसर्न से मुझे याद आया कि बहुत ज़्यादा लोग आजकल ओजेम्पिक को मिसयूज़ कर रहे हैं फॉर वेट लॉस, ठीक है, इसके ऊपर प्लीज़ आप ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि डायबिटिक और ओबीस पेशेंट्स जो बहुत मोटे हैं उनको तो आप चले दे रहे हैं, लेकिन जो लोग शौकिया ओजेम्पिक इधर उधर से लिखवा रहे हैं और ले रहे हैं और दुबले हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बेसिकली ओलंपिक की कुछ इंडिकेशंस हैं, हर जगह ओलंपिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और कुछ चौंसियाँ उसके बाद स्टडीज़ आ रही हैं, कोई थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं इसके साथ, लेकिन ओवरऑल इट्स ए वेरी गुड ड्रग अगर इसको राइट जगह पे इस्तेमाल किया जाए। तो मैं मेरे बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट जो ओवरवेट हैं, जिनको ओलंपिक देने के साथ उनकी जो सा वेट भी कम हुआ है, उनकी ब्लड ग्लूकोज बेहतरीन टारगेट पे आ गई है, और दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। लेकिन तो बाकी लोग तो नहीं, बाकी जो सा है बाकी दुनिया में इस वक्त अमेरिका में, मिडल ईस्ट वगैरह में अब लोग जो है ओवर दी काउंटर और किसी ना किसी तरीके से लेके और ओलंपिक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ आमतौर पे उतने फायदे नहीं, बल्कि ओलंपिक के साथ बजाय अभी एक जो विगोवी आया है ना, जिसकी हाई डोज है सेमाग्लूटाइड की, वो जो सी है बेसिकली ओबेसिटी के लिए या ओवरवेट के लिए वो रिकमेंडेड है, तो वो जो है वो भी यूज़ कर रहे हैं लोग। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि यू हैव टू कंसल्ट योर फिजिशियन, आपको पता होना चाहिए, आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा कि आपका BMI कितना है, आपको सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के साथ आप ठीक हो सकते हैं, और अगर डाइटरी डिसिप्लिन नहीं है आप में, तो इसके साथ तो ज़्यादा वॉमिटिंग और ज़्यादा प्रॉब्लम, गट के प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है हर शख्स को नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो गया ना कि इजी वे, शॉर्टकट हो गया है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, पैंक्रेटाइटिस के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे, इसके क्या सिम्टम्स वगैरह होते हैं और कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं? पैंक्रेटाइटिस आमतौर पे डायबिटिक पेशेंट में भी हो जाता है, जिन लोगों के पित्ते में पथरियाँ होती हैं उन लोगों को भी पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। और पैंक्रेटाइटिस का पेन बहुत ही हॉरिबल किस्म का पेन होता है, बहुत शदीद पेन यहाँ से शुरू होता है, बैक पे जाता है, और उसके साथ फिर वॉमिटिंग और वो फिर पेट की डिस्टेंशन, और उसके साथ और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे पैंक्रेटाइटिस से, लेकिन ये बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन जो ही किसी शख्स को अगर बहुत शदीद किस्म का पेट का दर्द हो तो उसे फ़ौरन किसी करीबी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में जाके रूल आउट करा लेना चाहिए कि ये पित्ते का पेन है या पैंक्रेटाइटिस का पेन है या कोई और एब्डोमिनल कॉलिक है, वो सारी चीज़ें रूल आउट करा लेनी चाहिए। इवन अगर इस जगह पेन हो और ओल्ड एज हो या मिडल एज है, स्मोकर है, तो सिर्फ एसिडिटी नहीं सोचना चाहिए, सम टाइम यहाँ का पेन जो मैदे का पेन होता है ये हार्ट अटैक की वजह से भी होता है, और ये अक्सर मिस होता है। बिल्कुल।
अच्छा, ये जो पट्टे की कमज़ोरी है, जो मोस्ट कॉमन हमारे पास प्रॉब्लम है, और विटामिन डी की कमी भी है और हिलते जुलते भी नहीं है तो भी हो जाती है, तो इसके ऊपर बताइए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं मेरे पट्टे बड़े कमज़ोर हैं, जिस्म में दर्द होता है, ये सारा कुछ मसला होता है। उसमें मैंने देखा कि वही लैक ऑफ हेल्दी फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज और उसके बाद स्ट्रेस, ये तीन चीज़ें जो सी, ये बेसिकली फिजिकली से ज़्यादा ना, मैं अक्सर आम पूरी पावर शावर चेक करता हूँ, हर चीज़ ठीक होती है पेशेंट की, तो फिजिकल से ज़्यादा ये मेंटल वीकनेस है बेसिकली। तो वो एक लेथार्जी, एक अजीब सी जो एटीट्यूड होता है ना, वो डेवलप हो जाता है। फटीक, लेथार्जी, क्रोनिक फटीक सिंड्रोम्स कहते हैं इनको, और इसके साथ जो है ना मेंटल, उसके साथ और अपनी सोचों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम पाकिस्तान में जो है ना, गरीब बंदा हर वक्त, आपने देखा सड़क पे भी जब गाड़ी चला रहे होते हैं लोग, हर वक्त कोई हर बंदा अपनी सोच में जा रहा होता है, यानी वो एक होता है ना जो कंसंट्रेट करना, और इसमें वो लोगों में चीज़ें नहीं। लेकिन वही बात है कि माशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं अपने लोगों के, डेफिनेटली वो हैं जिसको हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जो आप ना पट्टों की कमज़ोरी, इसमें जो है ना ज़्यादा जो है ना फिजिकल से ज़्यादा मेंटल वीकनेस वाली ज़्यादा बात। अच्छा, तो बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आना है, और एक्सरसाइज से आपके वो जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको भी रिलीज कीजिए और इस तरफ आ जाए। अच्छा, सर में दर्द एक और बड़ा कॉमन है, एक तो हम लोगों के लिए सर में दर्द बने रहते हैं और हमारे सर में भी दर्द होता है, तो इस सर में दर्द के बारे में आप क्या कहेंगे, इसको किस तरह मैनेज किया जाए और उसके क्या पॉसिबल कॉजेज, कॉम्प्लिकेशंस व्हाटसोएवर? देखें जी, एक तो कभी कभी ओकेजनल सर में दर्द हो जाए किसी बंदे को, वो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो तो सिंपल आप जैसे रिलैक्स होके एक आधी जो पैरासिटामोल लेके 2 गोलियाँ लेके आप वो रिलीव कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक किसी शख्स का सर में दर्द है तो उसकी तो फिर बहुत ज़्यादा वजूहात हैं फिर उसके लिए, और उसके साथ देखना है कि उसके विजन पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा उसके साथ, कोई खुदा ना खासा अगर इतना शदीद सर में दर्द होता है, उसकी वॉमिटिंग भी होती है, कोई नज़र पे असर पड़ रहा है, तो फिर तो कोई खुदा ना खासा कोई ट्यूमर के बारे में सोचना चाहिए। फिर एक मिग्रेन बड़ी कॉमन काज है जो कि आमतौर पर यंग लेडीज़ में, और जो वही ओवर इंथुसियास्टिक जो ओवर कम्पिटिटिव लोग होते हैं उन लोगों में ये मिग्रेन बड़ा कॉमन है, और इसका जो सा है ये फास्ट फूड के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो उसमें जो सा है पिज़्ज़ा, बर्गर्स, इस किस्म की चीज़ें जो सी है ना इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को, बच्चों को भी बताना चाहिए कि फिज़ी ड्रिंक्स के बजाय अगर ये लेमन वाटर और इस किस्म की चीज़ें, उन्होंने वो चीज़ें छोड़ दी हैं, लस्सी, लेमन वाटर वगैरह वो सब चीज़ें छोड़ दी हैं। आप शोला, हाँ, तो ये सब चीज़ें जो सी हैं ना, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो कि जिस्म में भी हिजान पैदा करते हैं, हेडेक भी करते हैं, और सारे यानी एक किस्म का पैसे खर्च करके बीमारी खरीदने वाली। बिल्कुल, ये जितनी भी मसनूई चीज़ें हैं, बल्कि डाई, प्रिजर्वेटिव वाली, और कहते हैं कि इसके अंदर वो सारे केमिकल्स ऐसे भी हैं जिससे बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एजिटेशन भी आ जाता है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये भी बताइए, जो हैबिट हो गई है स्क्रीन टाइम स्टिमुलेशन की, उसकी वजह से भी इनको स्टिमुलेटेड रहने की हर वक्त आदत है कि सनसनी खेज खबर होगी तो हमारा माइंड स्टिमुलेट होगा, और उसकी वजह से कितना ज़्यादा लोगों को तरह तरह की मेंटल इश्यूज भी, मेंटल बीमारियां भी आ रही हैं और बाकी बीमारियां भी। बिलीव मी, मेरे तो 60% या 70% पेशेंट जो है ना कोई एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी पे हैं, क्योंकि कोई इस किस्म के प्रॉब्लम ऐसे लेके आते हैं। और ये अब बच्चों का मसला नहीं रहा, मैंने देखा है बूढ़े लोग भी, बच्चे आके कंप्लेंट करते हैं कि जी मेरी अम्मा जनाब उसके मोबाइल लेके सारी रात बैठी रहती हैं। ये कोई, अब ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं रहा, बड़े लोग भी इसमें अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व हो गए हैं सारी चीज़ें। तो वही मुझे नहीं समझ आता कि इसको हम किस तरीके से वो किए, क्योंकि बेसिकली मीडिया इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं ये चीज़ें कि इनसे बचना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं फिर वही बात करूँगा कि हमें जुड़ना पड़ेगा दीन के साथ और वापस अपने असल पे आना पड़ेगा। थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी की तरफ भी बोले हम लोगों को, जैसे ईद आ रही है तो अपने बच्चों को बाहर लेकर जाएं ताकि उनको सनलाइट भी मिले, विटामिन डी भी मिले, एनर्जी भी मिले और एक्सरसाइज भी हो, और फिर स्क्रीन से भी दूर रहें। इसके ऊपर जरूर बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक्चुअली हमने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। अब गर्मी भी आ रही है, गर्मी में जो सा है ना इन चीज़ों का और ज़्यादा फ्लूइड इनटेक अच्छा होना चाहिए। उसके बाद गर्मियों में इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते हैं वो इस्तेमाल करें। उसके बाद एक एक्सरसाइज ऐसे वक्त में जबकि गर्मी ज़्यादा ना हो, अर्ली मॉर्निंग पे जाके एक एक्सरसाइज वॉक करना बच्चों के। और अब तो हमारे बच्चे सुबह उठते ही नहीं हैं, हमारे बच्चे तो 12 बजे से पहले उठते ही नहीं हैं। मतलब इतना बुरे हालात हो गए हैं। आप सुबह किसी मार्केट में आज चले जाएं और आपको अगर 12 बजे से पहले कोई शॉप खुली मिल जाए तो इस तरह होता है जिस तरह सारी दुनिया, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती। और वो जो ये सब काम, मैं पूरी दुनिया फिर आऊँ और मैंने बाहर के कंट्रीज़ में सब जगह देखा है कि मगरिब के वक्त काम ख़त्म हो जाते हैं, रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, यानी आपको खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन हमारे पाकिस्तान में और पता नहीं बड़े सगीर में कह लें कि उल्टा बिल्कुल हिसाब किताब है ये सारा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर जमाल जफर थे और उन्होंने सही बताया, प्रोफेसर साहब की एक एक बात बिल्कुल सही है। इसको फॉलो कीजिए, रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू कीजिए, ईद पे भी और बाकी ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन लेकर आइए, वक्त पे सोइए और उठिए, तो इंशाल्लाह हम होंगे सेहतमंद पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।